प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था और हाइगेंस की तरंग के सिद्धांत के हिसाब से, है कि नहीं, हाइगेंस वेव थ्योरी के बेसिस पर आपने प्रूफ कर दिया था कि हाँ भाई हाइगेंस ने तरंग तो बताया प्रकाश को, कण मानते हुए क्या व्याख्या हुई थी, परावर्तन अपवर्तन केवल, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। लेकिन जब उन्होंने तरंग सिद्धांत रखा तो उन्होंने कहा भाई बाकी सब तो प्रूफ करूंगा ही करूंगा, उसका टाइम आएगा बाद में, लेकिन पहले वो दोनों प्रूफ कर दूं जो कण कण प्रकृति वाला है कि नहीं है, पार्टिकल नेचर वाला प्रूफ करके बैठा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। कल क्या प्रूफ करा था, रिफ्लेक्शन, तो आज प्रूफ कर लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, है ना। तो टॉपिक का नाम लिखिए प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइगेंस का एप्लीकेशन पढ़ा जा रहा है ना, हाइगेंस की वेव थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ा जा रहा है। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की व्याख्या, ये करते हैं हम लोग, अपवर्तन की व्याख्या। बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में तुरंत प्रूफ हो जाता है, समझिए ध्यान से। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास दो माध्यम होने चाहिए, दोनों पारदर्शी होना चाहिए। मैंने इसका नाम रखा मीडियम 1, ये हो गया आपका मीडियम 2। क्लियर है सबको, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। और जैसे उस पर आप लेकर आए थे एक तिरछा तरंगाग्र, है कि नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड आपके पास वेव फ्रंट रहता था, सेम टाइप का सेम नेचर का वेव फ्रंट ला करके इसके ऊपर इंसिडेंट कराया जाएगा। अब दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, दोनों पारदर्शी है, तो लाइट को इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की जगह मिलेगी, जाने का कुछ ना कुछ फिनोमेना देखने को मिलेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n1 और इसका मान लिया n2। भाई मीडियम 1 मीडियम 2 की बात है तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया n1 and n2। उसके बाद अब वही जो आपने सीखा है पहले से सेम काम करना है। क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, पता है, जो कल किया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के बाद हमारा स्टेप था, इसके ऊपर एक वेव फ्रंट तिरछा गिराया जाएगा, थोड़ा सा एकदम फ्लैट नहीं, सीधे नहीं गिराओगे, थोड़ा सा तिरछा वेव फ्रंट गिराओगे। ये लेकर के आते हैं हम लोग अपना वेव फ्रंट कुछ इस हिसाब से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, वेव फ्रंट आ रहा है, पहला एक पॉइंट है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ध्यान से देखिएगा, तो पॉइंट ए कांटेक्ट में आ चुका है, लेकिन पॉइंट बी अभी कांटेक्ट में नहीं है। और सबको पता है इसमें वेव फ्रंट कौन सा है, वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी कि एक्स ए या एक्स बी, वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी, क्योंकि तरंग के चलने की दिशा के जो लंबवत होता है उसे कहते हैं तरंगाग्र, है कि नहीं है। ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब ए कांटेक्ट में आ चुका है और ए से चलेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंग इकाई चलेंगी, जो कि अब उसी मीडियम में थोड़ी जाएंगी, जिनको लौटना था वो व्याख्या कर चुके हो, जरूरत ही नहीं है एक्सप्लेनेशन की। अब इनको अगले मीडियम में चलाना है, क्लियर है ना सबको, इनको कहां चलाना है, अगले मीडियम में। अब यहां से जो भी वेव फ्रंट बन रहा होगा वो धीरे धीरे आगे जाकर के खूब बड़ा होता जाएगा, लेकिन यहां जो वेव फ्रंट बनेगा, यहां से जो चलेंगी, यहां से जो चलेंगी, यहां से तो सेकेंडरी शुरू होगी ना, ये चल रही है प्राइमरी और ये चल रही है सेकेंडरी, तो ये पॉइंट हो गया ए। यहां से ध्यान से देखो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, दोनों मीडियम में जाना ऐसे चाहती थी, ऐसे तो जाएंगे नहीं, क्या कुछ ना कुछ अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाएंगी, है कि नहीं, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल अगर n2 इज ग्रेटर देन n1, सही बनाया गया है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। जरूरी है ऐसा करते नहीं, आप n2 लेस देन n1 कर देते तो उधर को चला जाता, तो भी किया जा सकता था, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा, अब ध्यान से देखना, बी वाला कहां तक पहुंचेगा, सी तक, आगे बढ़ाइए, बी वाला पहुंच रहा है सी तक, ठीक है, बी वाला कहां पहुंचा, सी तक। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां से प्राइमरी वेव फ्रंट चल रहा है, जो कि धीरे धीरे मान लेते हैं दोनों एक ही टाइम पर, दोनों को एक ही टाइम पर पॉइंट सोर्स मानो और यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाना शुरू करो, सेकेंडरी वेवलेट चलाओ, द्वितीयक तरंगाग्र बनाओ, तो ये तो बनता जाएगा ऐसे ऐसे, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और ये वाला, ये तो भाई ये तो काफी बड़ा पहले से ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, बहुत बड़ा डेवलप हो चुका था और धीरे धीरे इतना डेवलप हुआ, लेकिन ये वाला तो शुरू ही होगा और शुरू होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, इस माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेव फ्रंट उसी रफ्तार से थोड़ी चलेगा जिस रफ्तार से अगर यहाँ v1 से चल रहा था और यहाँ किससे चलेगा, v2 से। कौन ज्यादा होगा, v1 या v2, v1 या v2, क्या v1 ज्यादा होगा और v2 कम होगा, ऐसे केस में वेव फ्रंट जितने शेप में, जिस शेप में ये डेवलप हुआ है उस शेप में ये डेवलप थोड़ी होगा, ये तो छोटा ही रह जाएगा ना,
और जितने टाइम में बी से सी तक जाएगा उतने टाइम में मान सकता हूं ए से डी तक जाएगा और बहुत छोटा सा वेव फ्रंट ही डेवलप हो चुका रहेगा, है कि नहीं है? द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए ये जो वेव फ्रंट होगा बहुत छोटा सा बनाया है। ये क्यों बनाया? अब इसको ध्यान से देखना, जितने टाइम में बी से सी तक पहुंचा उतने टाइम में ए से कहां तक पहुंच रहा है? डी तक पहुंच रहा है। और ये यहीं तक क्यों बनाया मैंने, और इतना छोटा क्यों बनाया? क्योंकि माध्यम अलग अलग है, वहां हवा में चल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वहां कम है और यहाँ अपवर्तनांक ज्यादा है, यहाँ तो धीरे धीरे चलेगा। इसलिए दोनों का लिए आर्क जो बनाया है, वेव फ्रंट जो बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है? उसके लिए बड़ा बनाया है, इसके लिए छोटा बनाया गया है कि नहीं है? और किसी क्षण सबने पढ़ रखा है, किसी क्षण तीसरा पासुलेट पढ़ा था ना, किसी क्षण अगर द्वितीय तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है तो उनको मिलाते हुए एक एनवलप खींचो तो तरंगाग्र की नई स्थिति दर्शाता है नहीं दर्शाता है? तो अगर इनको मिलाते हुए एक लाइन खींची जाए जो ऐसे कुछ जा रही हो, समझ में आई चीज? जो आपको पढ़ाया गया था, देखो उसका कैसा यूज करा जा रहा है। अगर इसको ऐसे टच करते हुए, फिलहाल ये बहुत अच्छा नहीं बन पाया है ना, लेकिन अगर आप ऐसे बनाए ये वाला, ठीक है, तो इनको टच करते हुए जो जा रहा है, ये देखिए, इसको नीचे कर लेता हूं, अब उसको थोड़ी बनाऊंगा बार बार। ये लो, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट डी। वो बड़ा बनाओगे, ये वाला जानबूझ के बड़ा बनाओगे, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि सर ये जानबूझ के बड़ा क्यों बनेगा और वो वाला छोटा क्यों बनेगा। बड़ा और छोटे का अंतर बता दीजिए, वो रीजन बड़ा क्यों बन रहा है, राइट साइड वाला बड़ा क्यों बना और लेफ्ट साइड वाला छोटा क्यों बना, जल्दी बताओ बेटा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो रफ्तार घट जाएगी, और यहाँ से ये प्राथमिक तरंगाग्र है इसलिए बड़ा है, ये द्वितीयक है तो इसलिए छोटा है। ये अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है, इसलिए इतना बड़ा है कि नहीं है? तो ये तरंगाग्र, ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी इनको जाना चाहिए था, ध्यान से देखो, इनको ये जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन क्या होगा, ऐसे चले जाएंगे। समझ में आया ना ये चीज? ये हो गया। अरे भाई, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुकेंगे ही तो, है ना? ये ऐसे चले गए, तो ये आपकी आगे जाने वाली रेस है जिनका मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद करो। अच्छा, अभी जो तुम्हें ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? सबसे पहले मीडियम 1 में चाल कितनी है, स्पीड कितनी है? v1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? n1। मीडियम 2 के बारे में बात करोगे तो उसमें स्पीड क्या है? उसमें रफ्तार है, स्पीड है v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है? अपवर्तनांक उसका आपने ले रखा है n2। और यहां पर जो बातें क्लियर है, यहां से कौन ज्यादा है? n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा है, v1 या v2? v1 इज ग्रेटर देन v2। अच्छा, जो आपको थ्योरी याद है, वो थ्योरी जो वहां लगाया था, जितने टाइम में, वो वाली थ्योरी क्या है? जितने टाइम में, सब लोग बताओ, कौन कहां से कहां पहुंचेगा तो कौन कहां से कहां पहुंचेगा? जितने टाइम में बी सी पर पहुंचेगा उतने टाइम में ए, ये तुम्हें ये कहानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यही कहानी से ये सॉल्व होता है। टाइम, अगर मैं बात करूंगा, टाइम इंटरवल दोनों का सेम रखा जाएगा। मैं क्या लिखूंगा? टाइम टेकन, टी फॉर बी टू सी, टी फॉर बी टू सी, जिसको मैंने लिखा T1, क्या लिखागा? T1 समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस BC है, स्पीड क्या है? v1। बहुत अच्छी बात है। टाइम टेकन फॉर A से D, A to D, बताइए T2 क्या लिखोगे? AD अपॉन, क्या दोनों टाइम इक्वल है? नहीं है क्या दोनों टाइम? ये तो हमें पता है भाई, हाँ ये जरूर पता है AD कम है, ये भी पता है सबको कि AD कम है और BC ज्यादा है। वो हवा में डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है भाई, और ये किसी दूसरे मीडियम में चल रही है तो डिस्टेंस कम होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी भाई, तो ये बात पता है। बट सबको पता है T1 इज इक्वल टू T2, पता है ना? T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2 मतलब साफ साफ लिखा मिल रहा है कि सर BC अपॉन V1 इज इक्वल टू AD अपॉन V2। यहां से BC अपॉन AD इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये दिख रहा है सबको? BC अपॉन AD इज टू V1 अपॉन V2। अब चलते हैं इस ट्रायंगल, इसके अंदर आते हैं। ये तो थ्योरी हो गई है ना,
जितना अब तक हमें पढ़ना था। अब आगे सबको शॉर्टकट सिखाया था एंगल आई और एंगल आर बताने की टेक्निक। एंगल आई और एंगल आर बताने की टेक्निक कैसे बताते हैं? एंगल आई, वो पुराना वाला रूल छोड़ नया वाला कॉन्सेप्ट लगा। क्या तरीका होता है? आई बताते हैं तल से, आई किससे बताते हैं? और आर भी बताओगे तल से, और तल से बताओगे कौन से वेवफ्रंट के साथ? अब आपतित किरण नहीं देखोगे, आपतित तरंगाग्र देखोगे, तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा आई, ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर। दैट्स सिंपल। आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, हो गया सॉल्व। आई और आर जिनको ना समझ में आया हो मैं करके भी दिखा दूं क्या कि कैसे आई होगा कैसे आर होगा। कल बताया था तुम लोगों को ये चीज, करके देख लेना। चलो पहले वाले ट्रायंगल में जाओ, साइन आई लगा, ऊपर वाले में साइन आई लगाओ, नीचे वाले में साइन आर लगाओ। क्या सबको पता है ये 90 डिग्री है? ये 90 डिग्री है कि नहीं है? तरंगाग्र तरंग के चलने की दिशा, दोनों चीजें। ये वेवफ्रंट, नया वेवफ्रंट है ना, और ये क्या चीज है? कई लोग डेरिवेशन बना, डायग्राम बना लेते हैं, उनको समझ ही नहीं रहता कि ये वेवफ्रंट है कि नहीं है, क्या है वो, लकीर लकीर खींच दिया गया। ये बड़ा चांद और ये छोटा चांद ये क्यों बनाया गया पता ही नहीं चलता उनको, मतलब है नहीं पता है, बस उन्होंने रट लिया, बस सीधे एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए इसको समझो, डेरिवेशन यही वाला है जो शानदार है, बाकी तो पिछला वाला बड़ा आसान था, क्योंकि इसमें देखो ये जो वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कंफ्यूज करता है। तो ठीक है, लगाओ इसमें साइन आई, ऊपर वाले में साइन आई लगाओ। साइन आई बराबर परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, बीसी अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। अच्छा कर्ण एसी सही लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है। यहां से बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी इक्वल टू ए साइन आई इंटू एसी, एसी साइन आई, बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले में जाओ, साइन आर लगा दो ऐसे, एडी अपॉन एसी, यहां से एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी साइन आर, सही है। अच्छा ध्यान से देखो, बीसी लिखा है, यहाँ एडी लिखा हुआ है, तुम्हें बीसी और एडी यहां भी दिख रहा है, लाके रखा जाए? लाके रखोगे तो क्या एसी से एसी चला जाएगा? लिखना पड़ेगा क्या? बताइए आप लोग। देखो नहीं, साइन से साइन नहीं जाएगा, ये आप लोग तो गलत फहमी में है। बीसी के जहां पर रखो एसी साइन आई अपॉन एडी की जगह पर एसी साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। एसी से एसी चला गया, क्या रिजल्ट आया? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। अब सब लोगों को इस वाले कॉन्सेप्ट में वो वाला स्नेल का नियम जो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ आप सबने पढ़ रखा था कि सर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, आपने ये पढ़ रखा है, यही पढ़ रखे हो सब लोग? नहीं, इसके आगे भी पढ़ रखा था तुम लोगों ने, सर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 अपॉन मतलब वहां लिख सकता हूं N2 अपॉन N1, लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है N2 अपॉन N1, जो इंप्लाइज करेगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, इंप्लाइज करेगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बताता है किसका नियम है? ये अपवर्तन का नियम, मतलब स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया, मतलब किसकी व्याख्या हो गई? अपवर्तन की। किसके सिद्धांत से? हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल से, हाइगेंस की वेव थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने ये दोनों काम कर दिया जो कौन करता था अभी तक? कण सिद्धांत, पार्टिकल नेचर जो प्रूफ करता था, उन्होंने अपने हिसाब से अपने दिमाग से लगा करके ये प्रूफ कर दिया। और देखिए कितनी आसानी से प्रूफ भी हो गया और समझ में भी आया, अरे भाई हाँ स्नेल्स लॉ यही आता है। अगर तुम्हें ये कहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब वहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी यहाँ ये आया, इसका मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। किस नेचर से? वेव नेचर से। दैट्स सो सिंपल, यही था इनके बारे में। अब इनकी अच्छाइयां और बुराइयां। अच्छाइयां बुराइयों में सबसे पहली बात कि अच्छाइयां अगर मैं बताऊं हाइगेंस की, तो क्या क्या लिख सकते हो भाई? किसकी किसकी ये बढ़िया से दमदार व्याख्या कर रहे हैं? किसके किसके? ये परावर्तन अपवर्तन की कर दिया, और जो आगे पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब निपटा दिया बहुत अच्छे से। किस थ्योरी से? वेव थ्योरी से। तो इसके लिए तो बहुत शाबाशी मिली इनको। लेकिन आगे दिक्कत क्या हुई इनको? कमियां कल ही बता दिया था मैंने कि सबसे पहले तो इन्होंने तरंग कैसी मानी है? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल, यांत्रिक मान लिया। और फिर क्या बताया? पहले तो यांत्रिक बताया, गलती नंबर 1।
फिर यांत्रिक में सब लोगों ने कहा कि भाई मीडियम चाहिए, तो उन्होंने कहा देता हूं ना मीडियम, रुक जाओ, ले आया मैं ईथर, है कि नहीं, जो कुछ है ही नहीं ले आया ईथर। दो गलती हो गई इनसे, और कोई गलती? और नहीं नहीं, वो तो ईथर में है ही, और कोई इसके अलावा गलती भाई? मैकेनिकल बताया है ना, ईथर बताया, और एक चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन और एब्जॉर्प्शन की जो व्याख्या है वो उसको करने में असफल रहे। इन 3 चीजों में असफल रहते हुए, है ना, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। नोट डाउन, ठीक है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की व्याख्या हो जाने के बाद अब उनके पास सवाल आया कि उन सब चीजों को प्रूफ करना जो पार्टिकल नेचर प्रूफ कर पाया था कि नहीं कर पाया था? नहीं कर पाया था। सबसे पहला फेनोमेना है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, व्यतिकरण की घटना जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। क्या चीज? सुपरपोजिशन। जैसे तुम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कई सारे फोर्स, कई सारे चार्ज आ जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो जाता है, तो किसी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स को लगाते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, कि सबके द्वारा फोर्स निकाल लेते हो, फिर उसका वेक्टर सम कर लेते हो और रिजल्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब वेक्टर सम कर लो, काम हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर एक डायरेक्शन में फिक्स रखोगे तो अलजेब्रिक सम बोलोगे, बट जरूरत ही नहीं है तुम्हें बोलने की। तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओ और उन दोनों को जोड़ो, तो उनको जो जोड़ने से जो रिजल्टेंट होता है, बनता है, उसे कहा जाता है, उस घटना का नाम है सुपरपोजिशन। जैसे मान लो ये सोर्स 1 है S1, यहां से वेव ऐसे चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, कोई पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा सोर्स आपने ले लिया है S2, और यहां से वेव ऐसे जा रही है। तो जहां ये मिलेंगी ना, जहां ये मिलेंगी, उनके मिलने से जो वेव बनेगी, अच्छा, इसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, ऐसे वेव बनाओ, इसकी अपनी अलग लेमडा होगी, है ना, इसका अपना अलग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, सबका अपना अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, और सबका अपना y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिखने का जो फार्मूला तुम लोगों को पता होगा शायद 11th में, y = a sin ओमेगा t, ऐसा कुछ कभी पढ़ा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ये जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट पढ़ने की जरूरत थी ये, ठीक है। क्लास 11 की फिजिक्स में एक चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में, उसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये फार्मूला पता है क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्शन में ही ये होता है, सर्कुलर मोशन से रिलेट करके ये बताया जाता है, y = a sin थीटा, थीटा जहां पर क्या लिखते हो? ओमेगा टी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो कि तुम्हें पता है। अगर y1 मैं मान लूं तो a1 sin ओमेगा टी लिखूंगा, y2 = a2 sin ओमेगा टी। जरूरी है सब सेम फेज में हो, इसके बगल कुछ लिखते नहीं हो, जैसे v = v0 sin ओमेगा टी, v = v0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ करते थे नहीं करते थे? y2 ले लिया आपने, मान लिया y2 है a2 sin ओमेगा टी प्लस, मैंने फेज डिफरेंस मान लिया, जानबूझ के मान लिया परेशान करने के लिए। जरूरी है कि सेम फेज में ही हो, नहीं हो अलग अलग फेज में हो सकती हैं। अगर वो दोनों वेव आगे चल रही हैं और उनके मिलने से जो यहां नई बनेगी, इस फिनोमेना का नाम है सुपरपोजिशन। नई बनी, दोनों मिली और नई बनी, इसका नाम है सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y1, इसका जो विस्थापन होगा y1, और इसका विस्थापन जो होगा y2, अगर उन दोनों को अगर एक ही डायरेक्शन में बांध के रखो तो डायरेक्ट जोड़ लो, अलजेब्रिक सम बोला जाता है। लेकिन अगर किसी भी डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो अब y1 और y2 अगर ये वेक्टर हैं, वेक्टर होते ही है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो जो परिणामी होगा ना, परिणामी y, वो इनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अभी फार्मूला वगैरह प्रूव करूंगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये सदिश योग का नियम क्या होता है। समझो ध्यान से, जब एक साथ दो तरंगे, दो वेव आगे बढ़ती हैं, किसी मीडियम में आगे बढ़ती हैं या वैक्यूम में कहीं स्पेस में आगे बढ़ती हैं, तो उनके जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का, उनके जो सुपरपोजिशन से, उनके अध्यारोपण से, उनके आपस में मिलने से जो तरंग बनी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसका जो लिखा गया y, इसका क्या लिखा गया y1, और इसका क्या लिखा गया y2। अगर मुझे इसको बताना है कि व्हाट इज y, वैल्यू ऑफ y पता करना हो, तो आपको कि y1 और y2 पता कर लो और इसका वेक्टर सम ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, सीधे सदिश योग लगा दो, तुमने पढ़ रखा है सब। सुपरपोजिशन किसे कहेंगे? सुपरपोजिशन का मतलब मिलना, सुपरपोजिशन का मतलब मिलना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? मिलने के बाद जो बनी उसका विस्थापन ज्ञात करना। कैसे?
अन्य दो जो जो जिन्होंने उन्हें बनाया है उनके विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। बात समझ में आई ना? तो जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ किसी दिशा में आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है उसका विस्थापन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या लिखा जाता है, y1 प्लस y2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को मिला दीजिए और वो आपका हो जाएगा क्या चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। बात समझ में आई ना? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से दिमाग में छाप लेना, जो रिजल्टेंट y आएगा वो दोनों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लेने के बाद ही आएगा। और ये तो नर्सरी केजी वाला बात है भाई, दोनों 1 रुपया 2 रुपया मिला करके क्या रुपया हो गया, 1 + 1 2 रुपया, वही वाली बात हो गई। सुपरपोजिशन समझ में आया? सुपरपोजिशन के बाद अब आगे चलते हैं इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पर, जिसका नाम होगा व्यतिकरण। इसको अगर तुम केवल जानना चाहो ना तो केवल इतना जान लो कि बस डायग्राम प्लस ये फार्मूला और ये दोनों को जोड़ लो तो हो गया y। अब आइए करते हैं इंटरफेरेंस। क्या चीज? इंटरफेरेंस, जिसे आप कहते हो हिंदी में व्यतिकरण। अब सुनिए ध्यान से, व्यतिकरण क्या घटना है? जब अभी सुपरपोजिशन में कितनी वेव सेलेक्ट करी थी, दो सोर्स लो, 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, फिलहाल मैं 2 लेकर के चलता हूं, 2 आसान होता है। जैसे पॉइंट चार्ज भी 2 लिखा था, 2 बॉडी सिस्टम, वैसे 2 बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स वगैरह। अगर आप 2 स्रोत लीजिए, दोनों स्रोत से तरंगे चल रही हैं आगे, एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बात समझ में ना? यहां से ऐसे तरंगे आगे चल रही हैं और यहां से एक और चल रही है, तो इन दोनों के जो अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनेगी ना, ये S1 से ये S2 से, और जो बनेगी रिजल्टेंट, ये कैसी है, परिणामी रिजल्टेंट तरंग है, रिजल्टेंट वेव है। तो सबको पता है सर इसके लिए y1 लिखोगे फार्मूला डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए y2 लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, y1 प्लस y2। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y इक्वल टू लिखोगे y1 प्लस y2, ये आपने लिख दिया। बात समझ आई? अब जब ये दोनों मिलेंगी तो इसी के बारे में बात होती है। सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। तीव्रता उसकी कहीं बहुत ज्यादा होगी, देखो बहुत ज्यादा है, और कहीं बहुत कम है, और कहीं निगेटिव जा रही है, बहुत कम जा रही है, ऐसा है। तो उनकी जो परिणामी तरंग बनती है उसकी तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम और किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। इस घटना को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसे कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण की घटना जो है इंटरफेरेंस, तुम इंटर में हो भी, इसीलिए वो इंटर में ही पढ़ाया जाता है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? जो 2 वेव एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़े, जिनकी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड लगभग इक्वल हो, ये सेम हो लगभग। इन सारी कंडीशंस पे ध्यान रखना जो आगे कंडीशंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, कंडीशंस पे ध्यान रखना। क्या क्या लिखा है? व्हेन 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनकी एम्पलीट्यूड भी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब एम्पलीट्यूड सेम हो, सॉरी सोर्स सेम हो। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? स्रोत पे डिपेंड करती है ना। तो अगर आपने 2 वेव लिया, 2 तरंगे ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, आयाम भी लगभग बराबर ही हो, जब एक साथ, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन इंटरफेरेंस है क्या। अभी तक आपने अध्यारोपण कराया था, अध्यारोपण में 2 तरंगों को मिलाकर के एक तरंग बनाया था, उसी घटना का नाम है इंटरफेरेंस। लेकिन उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि जब 2 तरंगे जिनकी लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाली तरंगे एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है, रिजल्टेंट से जो बनती है वेव, सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है, उसकी तीव्रता कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहीं बहुत ज्यादा होगी, कहीं बहुत कम होगी। इस घटना को कहा जाता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। मतलब समझो, कहीं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां आपको ब्राइट नजर आएगा, और कहीं इंटेंसिटी बहुत कम होगी, वहां आपको फुल डार्क नजर आएगा। और ऐसा केवल एक जगह नहीं होगा, ऐसा कई जगह होता नजर आएगा। इस घटना को कहा जाता है
व्यतिकरण कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं इंटेंसिटी जानोगे भी, कहीं कहीं वो बहुत ज्यादा होगी, कहीं बहुत कम होगी। क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। व्यतिकरण किसे कहते हैं बेटा? जब टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति बराबर और आयाम भी लगभग बराबर हो, एक साथ चलती हैं और अध्ययन ऊपर से जो परिणामी तरंग बनती है, सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, उसकी इंटेंसिटी कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम, इसी फिनोमेना का नाम है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। समझ में आया ना? तो अगर हमें मान के चलो मिटा दूं ये, है ना, जहां पर, अब ध्यान से सुनना, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अब इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब लाइट ज्यादा या लाइट कम? इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब लाइट ज्यादा, लाइट ज्यादा मतलब वहां पर आपको ब्राइट फील्ड देखने को मिलेगा, दीप्त देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दीप्त, ब्राइट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर कुछ बना। अच्छा, जहां ब्राइट हुआ, मिला, कुछ ना कुछ बना, बनने को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बनने को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन। और उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, वहां आपको ब्राइट देखने को मिलेगा, और उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसे कहते हो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है समपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, आई मैक्सिमम ब्राइट फील्ड देता है, उसे कहते हो समपोषी व्यतिकरण, जहां पर कुछ ना कुछ बना। और दूसरा, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तीव्रता बहुत कम होगी, वहां आपको डार्क देखने को मिलेगा, और डार्क देखने को मिलेगा उसको कहा जाएगा वहां कुछ बना या बिगड़ा। भाई इंटेंसिटी तो हमने दे रखी थी, वहां इंटेंसिटी उस हिसाब से मिली ही नहीं, हमने तो दे रखी थी, इंटेंसिटी हमें बिगड़ी हुई मिली, उसको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण के नाम से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके नाम से? डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब बिगाड़ना, तो उसको बोला गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने तरीके का हो गया? दो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, दो तरीके का हो गया। बात समझ में आई क्या? पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, वी गेट ब्राइट फील्ड, ब्राइट रीजन, जिसे कहते हो हिंदी में दीप्त क्षेत्र। यहां लाइट ज्यादा मिलेगी, जहां अंधेरा मिलेगा उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। जहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अगर तुम ऐसा देखो, जहां इंटेंसिटी गायब हो गई, लाइट गायब हो गई, उसे डार्क बोलोगे, जहां है उसे क्या बोलोगे? ब्राइट बोला जाएगा। बात समझ में आई ना? इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, काफी रखते हैं इतना काफी रखते हैं भाई, है ना। बाकी आपको मैं रिजल्टेंट वाला सब कल पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।